मैंने दिए से खुद को बचाए रखना, आंधी और अंधेरों में भी हौसला बनाए रखना। जी हाँ, हौसले और जज्बे की कहानियाँ, आम लोगों की खास कहानियाँ। जब लोग किसी के लिए कुछ खास करते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसी तमाम कहानियों को देश भर से समेटकर हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हमें हर घर तिरंगा अभियान में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर पर तिरंगा लहराने की अपील की और देखते देखते देशवासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिरंगा बना रहे हैं और मुफ्त में लोगों में वितरित कर रहे हैं और अपनी देशभक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं दिल्ली के विवेक बंसल, जो तिरंगे बना रहे हैं और उसे आम लोगों तक मुफ्त में पहुंचा रहे हैं ताकि हर घर पर तिरंगा लहरा सके। देखिए गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। ये हैं दिल्ली के विवेक बंसल। कंधे पर तिरंगा लिए घर घर जाकर ये लोगों तक तिरंगा पहुंचा रहे हैं। जी हां, आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये लोगों को तिरंगा फहराने को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। इनके साथ इनके परिवार के सदस्य भी हाथों में तिरंगा लेकर अपनी सोसाइटी में लोगों तक संदेश पहुंचाने के काम में जुटे हैं। इनको ये प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। तिरंगा ही हमारी आन बान शान है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। मैंने अपनी सोसाइटी में मुहिम चलाई है कि हर घर पे तिरंगा हो और जो आदमी नहीं ले सकता वो हमारे पास आ सकता है। बाकी मैंने हर घर पे जाके लोगों को इस चीज़ के लिए बताया है कि सब लोग अपने घर पे तिरंगा लगाइए। विवेक की ही तरह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ट्विंकल कालिया भी इन दिनों दिल्ली के बाजारों में तिरंगा लेकर प्रचार करती देखी जा सकती हैं। ये लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती नजर आ रही हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने, विवेक बंसल की ये पहल सचमुच सराहनीय है। और अब बात करेंगे गुड़ियों की। जब हमारे दिमाग में गुड़िया का नाम आता है तो जाहिर सी बात है बारबी डॉल की छवि जरूर उभरती है। लेकिन गुजरात की रहने वाली रंजन बेन ने अपनी हैंडमेड गुड़ियों से पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम कमाया है और हैंडमेड गुड़ियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। जी हाँ, कलाश्री फाउंडेशन वो चला रही हैं और इसके जरिए वो हैंडमेड गुड़ियों को बढ़ावा दे रही हैं। 20 से अधिक महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और ख़ास बात यह है कि उनकी गुड़ियाँ इको फ्रेंडली भी हैं। मशीनरी डॉल के जमाने में पिछले 60 से अधिक वर्षों से हाथ की गुड़िया बनाने का काम कर रही हैं रंजन बेन और उनकी टीम। 1 लाख से अधिक हैंडमेड डॉल बनाने के लिए उनकी इस संस्था को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला था। हाथ से बनी ये खूबसूरत गुड़िया परिचायक हैं भारत की विविध संस्कृति और कला की। इन गुड़ियों को बनाने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि भारत की विविध संस्कृति और कला को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। कलाश्री फाउंडेशन के साथ जुड़ी 30 से अधिक महिलाएं हाथ से गुड़िया बनाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं और देश विदेश तक भारत की कला और संस्कृति को फैला रही हैं। इन गुड़ियों में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के भारत की झलक देखी जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गुड़ियाँ इको फ्रेंडली भी हैं। साथ ही बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी को लुभाने का काम कर रही हैं। 77 वर्ष की उम्र में भी बड़े शौक से गुड़िया बनाने वाली गांधीनगर की रंजन बेन अपने जोश और जज्बे से लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है।
रंजनबेन इस काम से न केवल मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि अपने साथ अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी दे रही हैं। तो मारा साथे बनाएली। मुझे हमेशा से सिलाई, बुनाई और कला का शौक था। मैं दूसरी औरतों को सिखाती भी थी। आज इस उम्र में भी हर दिन डॉल बनाने का काम कर रही हूँ। जब हमने इसे शुरू किया था तब सोचा भी नहीं था कि हम इसे इतना आगे ले जा पाएंगे। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाती थी। साल 1979 में हम गांधीनगर में शिफ्ट हो गए। मैंने खुद की सिलाई क्लास शुरू कर दी, जिसमें 8000 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दी। मैंने हौसला कभी नहीं हारा और यही मेरी कामयाबी है। गांधीनगर से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ जहां रंजनबेन कला को प्रोत्साहन दे रही हैं, तो वहीं कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं और आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। एक कहावत है कि व्यक्ति अगर चाहे तो बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़ सकता है, और वास्तव में जो बड़े बड़े संघर्षों को पार करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। आज हम बात कर रहे हैं 10 साल की रिदम मामानिया की, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इस छोटी सी उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का परचम लहराया है। मुंबई के वर्ली की रहने वाली ये हैं 10 वर्षीय रिदम मामानिया। रिदम बांद्रा में एमईटी ऋषिकुल विद्यालय से कक्षा 5 की छात्रा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस नन्ही सी उम्र में रिदम एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गई हैं। हाल ही में रिदम ने 12 दिनों में 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप तक ट्रैकिंग कर ये उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर की कलात्मक स्केटर रिदम ने अपने माता पिता हर्षल और उर्मी मामानिया के साथ ये ट्रैक पूरा किया। 25 अप्रैल को शुरू हुई उनकी ये यात्रा 6 मई को दोपहर 1 बजे नेपाल के साउथ बेस कैंप तक पहुंची, जो समुद्र तल से 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खड़ी भूभाग, ओलावृष्टि, हिमपात और यहाँ तक कि 10 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान जैसी स्थितियां भी रिदम के जज्बे के आगे नतमस्तक हो गईं। पहाड़ों की स्केलिंग के लिए रिदम का प्यार 5 साल पुराना है। तब रिदम ने दूध सागर में अपना पहला 21 किलोमीटर लंबा ट्रैक पूरा किया था। तब से उन्होंने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में करनाला, लोहागढ़ और माहुली किलों सहित चोटियों पर चढ़ाई की है। खास बात यह है कि रिदम ने इस उपलब्धि को हासिल करने से पहले कोई औपचारिक प्रशिक्षण या मदद नहीं ली। उन्होंने अभियान के लिए जाने से पहले 1 महीने तक अपने घर के पास एक बगीचे की 50 सीढ़ियां एक दिन में कई बार चढ़ने का अभ्यास किया।
उनकी लगन और जोश ने उन्हें ये उपलब्धि दिलाई। कठिन चढ़ाई से थका हुआ होने के बावजूद रिदम एक सैनिक की तरह थी, जिन्होंने अपनी ताकत, ऊर्जा और उत्साह से दूसरों को प्रेरित किया। क्योंकि बेस कैंप तक पहुंचने के बाद समूह के अन्य सदस्यों ने हेलीकॉप्टर से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रिदम ने जोर दिया कि पहले वो अपना सारा कूड़ा इकट्ठा करेंगी। रिदम जानती थी कि पहाड़ों में कचरे के निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं और इस तरह उन्होंने कचरा संग्रह कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुंबई से रूही मलिक और कमलाकर जगताप की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो छोटी सी रिदम ममानिया ने एक तरफ जहां माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराया, तो वहीं दूसरी तरफ रिदम ममानिया ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। उन्होंने पहाड़ों से कचरे को संग्रह करके, और जब हम बात पर्यावरण संरक्षण की कर रहे हैं, कचरे के संग्रह की कर रहे हैं, तो बात अमृतसर की भी होगी। जी हाँ, पंजाब के अमृतसर में एक औद्योगिक क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर पूरा इलाका एक कचरे का डंप यार्ड बना हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों की पहल से और अधिकारियों की मदद से इस इलाके को अब मिनी जंगल में तब्दील कर दिया गया है। कैसे हुआ ये परिवर्तन, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। अमृतसर के फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एरिया में हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर किसी के लिए भी ये समझ पाना मुश्किल होगा कि यहाँ कभी बड़ा डंप यार्ड हुआ करता था, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती थी। दरअसल यहाँ प्रशासन के कुछ अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस सूरत को बदलने का फैसला लिया। उनकी कोशिशें रंग लाईं और अब 3 एकड़ में फैला पूरा कचरा डंप यार्ड एक हरे भरे मिनी फॉरेस्ट में तब्दील हो चुका है। 30 ट्रॉली जो गोबर की, ऑर्गेनिक खाद की लगी है, बाकी पत्तों की 15-20 ट्रॉली लगी हैं, और पूरे का पूरा 3 एकड़ सिर्फ 3 महीने में कितना हरा भरा हो गया है। तो ये पूरा रोल मॉडल है पंजाब के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि पूरे का पूरा डंप यार्ड कन्वर्ट हुआ है एक जंगल में। इस मिनी जंगल में करीब 65 तरह के 5 से 6 हजार पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस पहल ने औद्योगिक स्थल पर प्रदूषित कचरा डंप यार्ड की पूरी सूरत ही बदल कर रख दी है। मिनी जंगल ऐसा बन गया जिसमें अभी तक करीब 5-6 हजार बूटा लग चुका है, और ये कोई विश्वास नहीं कर सकता आज इसको देख के कि यहाँ पे पहले एक डंप यार्ड था और आज जंगल, मिनी जंगल बन गया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के प्रयास से जहां इलाके को कचरा और प्रदूषण से मुक्ति मिली है, वहीं पर्यावरण को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हौसले और जज्बे से हर मंजिल आसान की जा सकती है। इसी का सीधा साधा उदाहरण है अमृतसर का वो कचरा डंप यार्ड जो अब एक मिनी जंगल में परिवर्तित हो चुका है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर।
दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये स्टार्टअप्स का दौर है। आज लोग रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमें देश भर से देखने को मिल जाते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाराबंकी के एक ऐसे ही युवा के बारे में। आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने मछली पालन को अपना व्यवसाय बनाया, वियतनाम तकनीक को अपनाया और आज बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए बाराबंकी से ये खास रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में पिछले कुछ वर्षों में मछली पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में बहुत कुछ नया कर रहे हैं। ऐसे ही एक मछली पालक मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी भी हैं। इन्होंने वियतनाम जैसे देशों की तकनीक का इस्तेमाल किया और कच्चे तालाब में अति सघन विधि से मछली पालन का काम किया। वियतनाम मॉडल से आसिफ को कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पाद और बम्पर मुनाफा मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें नवंबर 2021 में मत्स्य दिवस के मौके पर बेस्ट फिश फार्मर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी को कई अन्य अवार्ड भी मिल चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कच्चे पॉन्ड में हाई डेंसिटी कल्चर नहीं होता था। ये सिर्फ एक कंट्री है वियतनाम कि जहाँ पे कच्चे तालाबों में हाई डेंसिटी कल्चर होता है। जब हमको उत्पादन प्राप्त हुआ 1 एकड़ वाटर एरिया में, वो 620 क्विंटल था, जो कि 1 एकड़ वाटर एरिया में सभी लोग अचंभा कर रहे थे कि साहब कैसे इतना उत्पादन हो गया। तो सभी लोगों ने इस काम को हमें सराहा और बड़ी सम्मान मिला हमको इसमें। और मेरा भी जो है हिम्मत और बढ़ी कि इसको जो है करने से बहुत कम वाटर एरिया में, बहुत कम ज़मीन में हम हाई डेंसिटी करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। राजधानी लखनऊ के चिन्हट के रहने वाले आसिफ ने दिल लगाकर पढ़ाई तो की, लेकिन उन्होंने नौकरी करने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की ठानी। और यही कारण है कि महज 4-5 साल में अपने छोटे से काम को बड़ा रूप दे डाला। काफी मेहनत करने के बाद आसिफ को इसमें सफलता मिली। उन्हें कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पाद मिला। इससे आसिफ ने न सिर्फ अपने परिवार और प्रदेश का मान बढ़ाया बल्कि युवाओं को नई राह भी दिखाई। आसिफ बाराबंकी जिले के कुर्सी रोड पर गंगद्वारा गांव के पास 6 एकड़ जमीन में तालाब बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। कई मछली पालन करने वाले लोग 60 से 65 एकड़ जमीन में तालाब बनाकर मछली पालन करते हैं, लेकिन आसिफ ने कम एरिया में मछली पालन कर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे कर्नाटक के मधुकेश्वर हेगड़े की। ये मधुमक्खी पालन करते हैं, शहद निकालते हैं और उस शहद से कई रेंज में उत्पाद तैयार करते हैं और उसे पूरे देश में बेचते हैं। उनके उत्पादों की आज जगह जगह मांग है और उनके उत्पादों की खासियत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया और उनके कामों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम के जरिए दुनिया के सामने कर्नाटक के एक किसान का नाम सभी के सामने आया। वो हैं डॉक्टर मधुकेश्वर हेगड़े। पेशे से मधुमक्खी पालक हैं। 15 साल पहले मधुकेश्वर ने महज एक रुचि के रूप में इस व्यवसाय को अपनाया था। भारत सरकार से 50 मधुमक्खी कॉलोनियों के लिए सब्सिडी ली थी। अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया और आज उनके पास 800 से ज्यादा कॉलोनियां हैं। वे कई टन शहद का उत्पादन कर बेचते हैं। व्यवसाय में आमदनी हो, इसके लिए उन्होंने अपनी सोच को विकसित किया और मधुमक्खी पालन में नए और आधुनिक तरीके अपनाए। वो जामुन शहद, तुलसी शहद, आंवला शहद जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं मन की बात कार्यक्रम में
डॉक्टर मधुकेश्वर हेगड़े के कार्य को सराहा। मधुकेश्वर जी, मधु उत्पादन में आपके इनोवेशन और सफलता आपके नाम को भी सार्थक करती है। डॉक्टर मधुकेश्वर हेगड़े उस क्षेत्र के सबसे बड़े प्राकृतिक शहद उत्पादक हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मधुकेश्वर हेगड़े अब अन्य लोगों को मधुमक्खी पालन का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे रही हैं। प्रधानमंत्री से प्रोत्साहन पाने के बाद अब डॉक्टर मधुकेश्वर हेगड़े काफी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। मेरे मधुमक्खी पालन के बारे में अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। ये मेरे लिए एक सपना सच होने का यह एहसास है। डॉक्टर मधुकेश्वर हेगड़े की सफलता देश के अन्य किसानों को भी निश्चित तौर पर प्रोत्साहित करेगी। मधुमक्खी पालन व्यवसाय आमदनी का बेहतर विकल्प हो सकता है, ये डॉक्टर मधुकेश्वर ने साबित कर दिखाया है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। तो स्टार्टअप्स के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं हमारे देश के युवा। न केवल स्वयं रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार देने का माध्यम बन रहे हैं। हमारे देश में नित नए नवाचार हो रहे हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लोग एक दूसरे की मदद के लिए स्वेच्छा से हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।